नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कुमार कुमावत पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर आपके सामने फिर से पेश हुआ हूं। तो जहां तक हमने पढ़ लिया उससे आगे हम आज शुरू कर रहे हैं। संविधान सभा का निर्माण हम कर चुके थे। कैबिनेट मिशन के तहत ये बन चुकी थी, इसके चुनाव हो चुके थे, रिजल्ट आ चुके थे और अब संविधान सभा का काम शुरू हो गया है। इस संविधान सभा जो नई बनी थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये इसकी प्रथम बैठक थी और प्रथम बैठक औपचारिकताओं से परिपूर्ण थी। लोगों के केवल परिचय लिए गए थे और फ्रांस के आधार पर, फ्रांस में एक परंपरा थी, उसी परंपरा के आधार पर ये सभा की बैठक हुई और इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। स्थायी नहीं थे, ये सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। और फ्रांस में ऐसा हो चुका था कि जितने भी संविधान सभा के सदस्य हुए थे उनमें एक जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग उम्र दराज व्यक्ति थे उनको उसका अस्थायी अध्यक्ष एक दिन के लिए उनको सम्मान देने के लिए बनाया गया था। भारत में भी उसी का अनुसरण करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष केवल सम्मान देने के लिए बनाया गया, क्योंकि संविधान सभा का रिजल्ट पहले डिक्लेयर हो चुका था और उसमें मुस्लिम लीग को बहुत कम स्थान, 33 स्थान ही मिले थे, इसलिए मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई। उसने बहिष्कार का निर्णय लिया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, इन्हें हम प्रथम अध्यक्ष भी कह सकते हैं। इनको प्रोटेम अध्यक्ष भी कह सकते हैं और इनको अस्थायी अध्यक्ष भी कह सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर। चलो आगे देखते हैं। जो प्रथम बैठक हुई उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया और संवैधानिक निर्माण का कार्य वो देखने लगे। इन 211 सदस्यों में 9 महिलाएं भी थी। 11 दिसंबर 1946 को, अर्थात 9 दिसंबर के 2 दिन बाद ही इस संविधान सभा की द्वितीय बैठक हुई। द्वितीय बैठक, और इस द्वितीय बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष भी कौन सा, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। पहले ही बता चुका हूं कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सम्मान देने के लिए उनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 2 दिन के बाद में जो दूसरी बैठक हुई उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इसी दिन एस.सी. मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष बनाया गया। कुछ दिनों के बाद में एक और उपाध्यक्ष की जरूरत पड़ी थी। वहां हमने वी.टी. कृष्णमाचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया था। यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं। इसी दूसरी बैठक में सर बी.एन. राव, पूरा नाम इनका बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। इसी द्वितीय बैठक में, दूसरी बैठक में ही इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया।
उद्देश्य प्रस्ताव, ये तीसरी बैठक थी, संविधान सभा की तीसरी बैठक थी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान का उद्देश्य क्या था? भारत के संविधान का निर्माण करना, भारत के राज्यों का निर्माण करना, कौन कौन सी व्यवस्थाएं, ये सारा इस उद्देश्य प्रस्ताव में था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और पेश करते ही संविधान निर्माण की कार्यवाही प्रारंभ हो गई थी। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को, जो कि बाद में यह संविधान का एक भाग बन गया और प्रस्ताविका उद्देशिका ये बनी, इस प्रस्ताव को के.एम. मुंशी ने भारत की जन्म कुंडली कहा है। भारत के संविधान की जन्म कुंडली कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है कि भारत के संविधान की जन्म कुंडली है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव में सब कुछ क्लियर था, हमारा संविधान कैसा होगा, उसमें कैसी व्यवस्थाएं होंगी, तो सब कुछ उसमें साफ साफ था। इसलिए इसको जन्म कुंडली भी कहा जाता है के.एम. मुंशी के द्वारा। ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को रखा गया था, 13 दिसंबर 1946 को, और ये 22 जनवरी 1947 को अर्थात 40वें दिन ये संविधान सभा द्वारा स्वीकृत हुआ। और इसी दिन संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, 40 दिन पूरे हो गए, उस दिन ये स्वीकार किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसी दिन से संविधान के निर्माण के लिए जो कई समितियां नियुक्त की गई थी, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। जो समितियां नियुक्त की गई उनमें प्रमुख समिति है संचालन समिति, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति जिसको एडहॉक समिति भी कहते हैं, और नियम प्रक्रिया समिति। इन सब के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन 3 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन समिति के, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति और नियम प्रक्रिया समिति के। इसी प्रकार आगे की 3 समितियों के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये थी संघ शक्ति समिति, 5वीं है संघीय संविधान समिति, 6 नंबर की है राज्यों के लिए समिति। इन तीनों समितियों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये जो 6 नंबर की है राज्यों के लिए समिति, मतलब राज्यों से समझौता करने वाली समिति, क्योंकि भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इसलिए उनके साथ समझौता जरूरी था। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। सातवीं और 8वीं समिति हैं प्रांतीय संविधान समिति, क्योंकि भारत का संविधान संघीय संविधान बनाया जा रहा था और उस संविधान में प्रांतों के लिए अलग से संविधान बनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि उसी संविधान में एक व्यवस्था की गई थी जिसके तहत संघीय संविधान भी मान्य था और प्रांतों का संविधान भी मान्य था। इसीलिए प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति बनाई गई। इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों समितियों के अध्यक्ष थे। 8वें नंबर की जो मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति है, इसकी 2 उपसमितियां थी। इसकी 2 उपसमितियां थी, एक तो मौलिक अधिकार उपसमिति
जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। क्योंकि मौलिक अधिकारों संबंधी और अल्पसंख्यकों संबंधी ये बड़ी समितियां थी, इसलिए इसको दो उप समितियों में विभाजित कर दिया गया। मुख्य रूप से सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इनके अध्यक्ष थे, लेकिन जब उप समितियां बनी, काम बांटा गया, तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी को बनाया गया और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बनाया गया। अब अधिकारों के बाद नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो एक नीति निर्देशक तत्वों के लिए भी एक समिति बनाई गई। वो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में बनी। इस प्रकार ये प्रमुख समितियां थी, हालांकि बहुत महत्वपूर्ण समिति अब आने वाली है, लेकिन ये जो समितियां हैं ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। इनके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता रहा है। तो आगे अब प्रारूप समिति, इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है, इसी को हम ड्राफ्ट कमेटी भी कहते हैं। तो ड्राफ्ट भी हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है, प्रारूप भी लिखा हुआ आ सकता है, और मसौदा समिति, तो बात एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, प्रारूप समिति। ये संविधान के निर्माण के लिए बनी सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसी ने संविधान का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया था। हालांकि पहला जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था वो बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन बाद में जो महत्वपूर्ण ड्राफ्ट तैयार किया गया वो डॉक्टर अंबेडकर वाली समिति, प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण समिति, क्योंकि ये पहले ही बता चुका हूं कि संविधान निर्माण में लगी सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण थी। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया। और इस समिति की एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, अंग्रेजी भाषा में इसने भारत का संविधान लिखा था। हमारा जो संविधान है ड्राफ्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, वो अंग्रेजी भाषा में तैयार किया गया था, बाद में इसके अनुवाद किए गए। ये 7 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें एक तो अध्यक्ष था, 6 अन्य इसके सदस्य थे और कुल 7 सदस्य थे। अंबेडकर इसी समिति के अध्यक्ष थे, तो एक तो अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य, अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्यों के नाम देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे और इसी कानून के ज्ञान के कारण ड्राफ्ट कमेटी का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरे इनके जो सदस्य थे वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी कानूनविद थे, हालांकि सारे जो 7 के 7 थे वो कानूनविद थे। तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे वीटी कृष्णामाचारी, लेकिन इनके लिए मैं बता दूं आपको कि ये मूल सदस्य नहीं थे। जब ड्राफ्ट कमेटी बनी तब ये मूल सदस्य नहीं थे, मूल सदस्य नहीं थे, ये बाद में आए। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद मूल सदस्य डीपी खेतान थे, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई थी और मृत्यु के बाद वैकेंट सीट को भरने के लिए वीटी कृष्णामाचारी को बुलाया गया था, इसलिए वीटी कृष्णामाचारी इसके मूल सदस्य नहीं थे। प्रश्न आता है, ऐसे भी आ सकता है, कौन ड्राफ्ट कमेटी का मूल सदस्य नहीं था? 4 ऑप्शन आएंगे, अगर ये आए तो ये मूल सदस्य नहीं है। डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी और उनकी वैकेंट पोस्ट को इन्होंने भरा था। 5वां है डॉक्टर के.एम. मुंशी, जिन्होंने भारत की उद्देशिका को या जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखे गए प्रस्ताव को
भारत के संविधान की जन्म कुंडली कहाँ है। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलते हैं। छठे सदस्य हैं एन माधव राव। इनके लिए भी वही बात है, ये क्या है, मूल सदस्य नहीं, ये भी नहीं थे। एन माधव राव भी मूल सदस्य नहीं थे, और जो मूल सदस्य थे जिनकी जगह ये आए उनकी भी मृत्यु भी नहीं हुई थी। बीएल मित्र मूल सदस्य थे और बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की थी कि स्वास्थ्य कारणों से मैं संविधान सभा में अपना कार्य उचित तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं त्याग पत्र दे रहा हूं। तो बीएल मित्र मूल सदस्य थे जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दे दिया था, और त्याग पत्र देने के बाद उनकी वैकेंट सीट को एन माधव राव है, ये राख नहीं है, राव है ये, एन माधव राव। सातवां है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ड्राफ्ट कमेटी के एकमात्र मुस्लिम सदस्य। इकतीस अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन का मतलब, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो चुका था, और पहले वृहत भारत के लिए या अखंड भारत के लिए जो संविधान सभा बनी थी, जब वो भारत के अखंड भारत के हिस्से ही भारत के हिस्से नहीं रहे, तो वहाँ से निर्वाचित होने वाले सदस्य संविधान सभा से हट गए। इसलिए 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठित संविधान सभा, जो कि पहले 389 सदस्य थे, उसमें केवल 299 सदस्य रह गए। इसमें 226 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 3 कमिश्नरी प्रांतों से और 70 सदस्य देसी रियासतों से, बराबर 299। पहले ब्रिटिश प्रांतों से 4 सदस्य थे, लेकिन बलूचिस्तान भारत से अलग हो गया तो अब 3 ही आएंगे, और यहाँ 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आ रहे थे, वहाँ 226 आएंगे। 93 सदस्य देसी रियासतों से आ रहे थे, अब 70 सदस्य आएंगे, और 299 सदस्य टोटल होंगे। यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलेंगे। संविधान निर्माण में लगा समय। संविधान निर्माण में लगा समय, टाइप में कुछ मिस्टेक हो गई, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है कि यहाँ 12 वर्ष है। 12 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष है। 2 वर्ष 11 माह है ये, और 18 दिन है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। हो सकता है बोर्ड पे कुछ गलत लिखा हुआ, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं तो कुछ अगर लिखावट में, प्रिंटिंग में, टाइप में हो सकता है कुछ गलती हो, लेकिन मैं साथ साथ बोल रहा हूं तो आप उसको सही तरीके से देख लें। हमारे संविधान को बनने में जो समय लगा था वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इनमें ये कंप्लीट हुआ था, और जो समितियों के अध्यक्ष हैं, संविधान सभा के सदस्य हैं,
उन्होंने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था उस ज़माने में, और अवलोकन के दौरान उनको देश विदेश की यात्राएं भी करनी पड़ी थी। कुछ संविधानों को यहाँ बुलाकर उनका अवलोकन किया गया। इस पूरे प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई। कौन सा अनुबंध हमें शामिल करना है, नहीं करना है, इन पर बहस हुई। टोटल जो खर्चा हुआ 63,96,729 रुपये इस संविधान को बनने पर खर्च हुए। वर्तमान में कल्पना ही नहीं कर सकते कितने कम रुपए में से संविधान बन सकता है। संविधान सभा के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए। अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जो कि संविधान सभा का अंतिम दिन था। कुल बैठकें 166 हुई इस संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए। यहाँ तक कंप्लीट है, आगे चलें। संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए इसके वाचन हुए, संविधान को पूरा पढ़ा गया और जो भी कोई कमियां रह गई उनको दूर किया गया। इस संविधान का प्रथम वाचन, पहली बार वाचन किया गया 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक इस संविधान को पढ़ा गया, और जहाँ जहाँ कमियां रह गई उनको रेखांकित किया गया, कुछ चीज़ें हटाने के लिए कहा गया, तो दूसरे वाचन में उनको पूरा कर लिया गया। द्वितीय वाचन शुरू हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये सबसे लंबा टाइम चला और इस दौरान इसमें काफ़ी सुधार किए गए। तृतीय वाचन औपचारिकता ही थी, कोई ज़्यादा विशेष इसमें काम हुआ नहीं, मात्र इसको व्यवस्थित किया गया केवल। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। जैसे ये तृतीय वाचन पूरा हुआ, इसी दिन संविधान को स्वीकार भी किया गया, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। संविधान को स्वीकार किया गया, मैंने बताया 26 नवंबर 1949 को, जो अंतिम वाचन था उसी दिन स्वीकार कर लिया गया। इस तारीख को याद रखें कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। देखो, लागू करने वाली बात नहीं है। इसी दिन अध्यक्ष और सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसी दिन की बात है ये, इसी दिन हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। इन 284 सदस्यों में 8 महिलाएं भी थीं, और हमारा संविधान इस तरह से ये पूरा बनकर तैयार हो रहा था। आंशिक रूप से संविधान को इसी दिन लागू कर दिया गया। इसी दिन का मतलब 26 नवंबर 1950 को। आंशिक रूप से कुछ अनुच्छेदों को उसी दिन लागू करना जरूरी था, इसलिए लगभग 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए। हमारे संविधान में जिस समय बना उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में हालांकि इनमें सूचियां 12 हो गई हैं और मूल रूप से संविधान के भाग 22 ही हैं। 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन कई जगह अंदर के महत्वपूर्ण
सब अनुच्छेदों को, सब आर्टिकल्स को जोड़ लिया जाए तो लगभग 465 के आसपास वो काउंट कर लेते हैं, लेकिन मूलतः आज भी यही है। 8 अनुसूची की जगह 12 अनुसूचियां हैं। 15 अनुच्छेद इसी दिन लागू हो गए थे, वो थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 360, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 394। ये टोटल अनुच्छेद थे 15 और इनका उल्लेख है अनुच्छेद 394 में। इन 15 अनुच्छेदों को लागू करने के लिए उल्लेख कर दिया गया था 394 में कि ये 15 अनुच्छेद इसी दिन से लागू है। तो लागू होने वाले अनुच्छेद 15 थे, लेकिन इन 15 अनुच्छेदों का उल्लेख कहां पर है? अनुच्छेद 94 में। तो कई बार ये भी होता है कि क्योंकि लागू तो ये भी हो रहा है, ये लागू होगा तभी तो 15 होंगे, तो 16 भी सही है। कितने अनुच्छेद लागू हुए थे तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि 16 है या 15 है। लागू तो 15 ही हुए थे, लेकिन 15 का जिक्र इस अनुच्छेद में है 394 में, तो ये भी लागू है। इस तरह से 15 + 1 16, 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था और इस 394 में इसका उल्लेख किया गया है। चले आगे। हमारे भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि ये पूर्ण रूप से हस्तलिखित है, जिसमें तैयार किया गया था, इसको हाथ से लिखा गया था। हाथ से लिखने वाले श्री श्याम बिहारी रायजादा थे और इनके पन्नों को अच्छी अच्छी पेंटिंग, हमारे जो भी संस्कृति के धार्मिक हैं जो भी चित्र हैं इन पर उकेरे गए और अच्छी अच्छी सजावट की गई थी, वो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा की गई थी। इसकी जो मूल प्रति है हस्तलिखित, उसको हीलियम के घोल में, क्योंकि एक केमिकल है, हीलियम के घोल में डाल कर रखा जाता है ताकि वो पेज, वो कागज़ कभी खराब ना हो। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था पॉलिटिक वाला संविधान सभा का वो पूरा हुआ। इसके आगे वाला टॉपिक हम अपनी नई क्लास में लेंगे।